गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके बीच हूँ एक और सफल चेहरे के साथ। सीमा एक लड़की जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। वैसे तो भगवान ने इस पे थोड़ी भगवान का ये कह लीजिए रहम रहा, ईश्वर की कृपा रही कि इसका जन्म ठीक ठाक से परिवार में हुआ। इसके फादर भी गवर्नमेंट सेक्टर में थे, इसके भाई भी अच्छी पोस्ट पर हैं, इसका जो परिवार इसको मिला शादी के बाद वो भी अच्छा है परिवार। हस्बैंड भी इनके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिल्ली में टीचर लगे हुए हैं। लेकिन एक होता है ना कि आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या, तो वो भी ज़रूरी होती है। परिवार अच्छा है ये आपकी किस्मत है, लेकिन आप खुद क्या हैं ये आपकी मेहनत है। तो इस बच्ची ने मेहनत की और अपना मेहनत करते करते फाइनली आज सेकंड गवर्नमेंट जॉब इसके हाथ में है। पहले इसने वो परिमल सर वाली बात मानी कि पहले जो मिले उसको पहले पकड़ लो। तो 2020 में हमारे साथ जुड़ी, पेंडेमिक था, उसके बाद मेहनत करती गई। 22 में इसने सीईटी दिया, अच्छा स्कोर रहा। पहले ज्वाइनिंग हो गई ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया। 7-8 महीने की ज्वाइनिंग के बाद अब ये 56-57 वाला जब रिजल्ट आया तो इसमें वैकेंसी में इसका पटवारी में हो गया। तो अब 16 दिसंबर को इनका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और इसने वहां से रिजाइन कर दिया, पटवारी का ज्वाइन कर लिया। तो देखिए अपनी जिंदगी में जो ये बातें हैं ना कि भाई कब क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये अपने आसपास के लोगों से ही देखकर सीखा जा सकता है। किसी किताब में लिखी पढ़ी बातें काम नहीं आती। अब अगर इनकी बात कर रहे हैं तो देखिए इनके पास जब कुछ भी नहीं था तो ग्रुप डी भी किया, और जब ग्रुप डी से बेहतर मिली, ग्रुप सी की मिली, तो वो छोड़ दी और अभी पढ़ाई और आगे जारी रखेंगी। तो ईश्वर ने चाहा तो पटवारी से और आगे। वैसे पटवारी बनना भी अपने आप में छोटी चीज़ नहीं है। और पुराने ज़माने में तो लोग कहा करते थे कि भाई ओ तू बड़ा पटवारी लग गया, मतलब किसी को ये दिखाने के लिए कि तेरी हैसियत उतनी नहीं है। पटवारी शब्द का यूज़ किया जाता था, यानी पटवारी होना बड़ी बात थी। तो चलिए मिलते हैं। और एक और बात बता दूं, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत यंग लड़की है। इनकी खुद की बेटी है 9वें साल में, 4th क्लास में इनकी बेटी पढ़ती है। तो इमेजिन कीजिए जब इन्होंने पढ़ाई शुरू की तो इनकी बेटी कितनी छोटी रही होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। सबकी प्रॉब्लम्स का ना तरीका अलग अलग होता है। जैसे इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही जॉब में थे, फादर भी इनके जॉब में थे और इनके फादर इन लॉ भी जॉब में थे। तो एक अच्छी खासी परिवार से थी, कोई ऐसे बहुत दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है ना, सबके स्ट्रगल का चेहरा अलग अलग होता है। इनके स्ट्रगल के फेस में इनकी बेटी बहुत छोटी थी, तो एक छोटे बच्चे को रोज छोड़ के आना, फिर पढ़ाई करना बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा फादर को तो फिर भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा, माँ को नहीं छोड़ता है। माँ का पल्लू पकड़ के हर जगह, वॉशरूम जाएगी तो वहां साथ, किचन में है तो वहां साथ, पढ़ रही है तो वहां साथ, और जिद क्या करते हैं कि गोद में बैठे रहना है। तो जिन बच्चों की माएँ छोटी हैं, पढ़ रही हैं, वो इस मेरी बात को समझ सकती हैं। जब मैंने भी पढ़ाना शुरू किया, पढ़ तो खैर मैं बहुत ईश्वर की कृपा रही, मैं तो यंग एज में ही लग गई थी और शादी से पहले ही मैं अपनी जॉब में थी। लेकिन अगर मैं देखूं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब कोचिंग सेंटर का इनिशियल स्टेज था, तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी और अमूमन जब मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती तो वो आके गोद में बैठ जाती थी और कभी लेट नाइट तक उठी रहती थी। तो मतलब दिक्कत आती थी। पढ़ना पढ़ाना आसान काम नहीं है छोटे बच्चे के साथ, लेकिन देखिए करना तो पड़ता ही है। अब जो आपको जिस तरह का आपको स्ट्रगल मिला है, आपको वो स्ट्रगल फेस करना चाहिए और उसको फेस करते टाइम ये सोचना चाहिए कि यार कम से कम उस तरह के स्ट्रगल में हम नहीं है कि खाने की भी किल्लत है, सर पे छत नहीं है, या अपना कोई बहुत बेसिक चीज़ों के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ये जो लड़ाई होती है ना रोटी कपड़े की, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ों की, ये आदमी को तोड़ देती है। अगर ये स्ट्रगल है कि भैया थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है या रात को लंबा जागना पड़ रहा है, तो इसको मैं मानती हूँ ये सबसे सेफ स्ट्रगल है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती। चलिए मिलते हैं। हमारे बीच में है, अपना नाम बताओ। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सीमा है और मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर से 2.5-3 साल कोचिंग ली है और उसके बाद सेल्फ स्टडी की थी। 2.5-3 साल में बहुत लोगों ने कहा होगा कि ये कैसी पढ़ाई है जो पूरी नहीं हो रही है। जब भी मैम हम आते थे एक्चुअली वहाँ, और तो क्या पड़ोसी बोलने लग जाते थे कि कितने दिन हो गए और कितने दिन जाएगी ये, कि जा रही है। और मुझे ये भी नहीं था कि मैं जैसे अपने सास ससुर पे डिपेंड हूँ या अपने हस्बैंड पे डिपेंड हूँ, क्योंकि मैं खुद भी प्राइवेट जॉब करती थी, मैंने बताया। अच्छा, तुम जब पढ़ती थी तब तुम हाँ बता जी, रही थी स्कूल में मैं लगी हुई स्कूल थी। में लगी हुई थी। तो मैंने कभी भी आज तक ये नहीं था कि मेरी बुक्स के लिए मैंने उनसे मांगे हो या मेरी फीस के लिए उनसे मांगे हो। यहाँ तक कि मैं ऑटो का किराया भी खुद देती थी बहुत अपना। बढ़िया, ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि भाई हाँ मेरी स्टडी उनके ऊपर मतलब बोझ बने या वो कल को ये बोले कि हमने तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा लगाया या कुछ भी लगाया। और ये होता था मेरे माइंड में, हमेशा ये होता था कि मैंने जितना कमाया था, जितने भी मैंने पैसे कमाए थे, मैं यही लगा रही थी कि अपनी बुक्स में, अपनी
पढ़ाई में लगा रही हूँ। मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट कर हाँ रही थी जी। उस कमाई। और मैम मेरे माइंड में हमेशा ये चलता था कि मैं अपनी पढ़ाई पे पैसे लगा रही हूँ, क्या ये मेरे को वापस मिल पाएंगे? मतलब हमेशा माइंड में यही चलता था हाँ, कि कहीं वेस्ट ना हो कभी जाए। वेस्ट ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे वहाँ पे सेक्टर में बहुत सारे बच्चे, लड़कियां देखी है मैंने, यंग लड़कियां, ये भी जैसे फर्स्ट ईयर करके सेकंड ईयर करके वो बहुत आती हैं, 1 साल 1.5 साल आती हैं, तो फिर वो छोड़ देती फिर हैं। छोड़ देती हैं। तो मुझे ये था कि भाई मैं तो मैरिड भी हूँ और मेरे पास बेबी भी है, कि क्या मेरे पैसे वापस आ पाएंगे? हमेशा माइंड में यही चलता रहता कि मुझे ये मेरे हैं, मैंने खुद के कमाए हुए लगाए हैं, तो मुझे तो अच्छा, एक वापस बात यही और भी है, देखो हस्बैंड अगर पैसे भरते या पापा भरते या फादर इन लॉ भरते तो पता है उसकी कद्र कम होती है। जो मेहनत से कमाया जाता है ना उसकी कद्र हमेशा ज्यादा होती है। जो मुफ्त का मिलता है ना उसकी कीमत नहीं होती। इसलिए तुम देखना नॉन वर्किंग औरतें ज्यादा पैसे उड़ाती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता ना कि भाई कैसे मेहनत से कमाया जाता है। अब जब तुम कमा रही थी और उस पैसे को तुमने अपने ऊपर लगाया तो तुम्हें था कि वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। हमेशा मतलब माइंड में यही चलता था। और एक ये था कि आप कितनी भी एजुकेटेड फैमिली में चले जाओ, कि अब ये था कि मेरे पापा भी एजुकेटेड थे, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, और मेरे ससुर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, वो रिटायर हो चुके थे तब तक। पर ये था कि सारे मतलब ये थे एजुकेटेड थे। हाँ, वेल ऑफ पर फैमिली ये थी, था कोई मैम गरीब नहीं थे, कि बहुत कोई परेशान भी नहीं ना थे। बिना जॉब के आपका रिस्पेक्ट नहीं होता। देखो ये तो सच्चाई है। मैं ये थी, मैं बीटेक ग्रेजुएटेड थी और मैंने आने के बाद एमटेक में फॉर्म फिल किए थे। और फिर मेरे को मतलब मैं इतना पढ़ा सकती थी, मैं स्टूडेंट्स को भी टीच कर देती थी, लेकिन फिर भी मतलब मेरी वैल्यू जीरो ही थी। तब तक मैं नहीं कमाती जब तक थी। पैसे नहीं कमाते तब तक वैल्यू तब जीरो तक ही होती वैल्यू है। जीरो होती है आपकी, जब तक आप नहीं कमाओगे, जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट हो ना। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तो आपकी रिस्पेक्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग। नहीं, तुम्हारे नहीं, सबके। ये जैसा मुझे हमने फील जीवन हुआ को है। जितना समझा है ना, हाँ तुमने अब जैसे फील किया, जो नहीं कमाता उसकी इज्जत भी नहीं है। कमाना बहुत जरूरी है आज के समय में। पुराना टाइम अलग था, हमारी माएँ नहीं कमाती थी, एक जमाना था। लेकिन आज के दौर में जो लड़कियां नहीं कमाती तो फिर उनको कहीं ना कहीं कुछ समय बाद फील होता है कि यार रिस्पेक्ट जो चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हाँ, और उसमें रिस्पेक्ट में भी तब डिफरेंस आ जाता है अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो। अब जैसे मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी तब ये बोला जाता क्या है, प्राइवेट जॉब ही तो करती है, 10-15 ही तो लेती है। अब जैसे एक लाख ले रहा है और मेरे 10-15 हजार, तो उनको बिल्कुल नील लगते थे कि क्या है 10-15 हजार ही तो करे, घर का काम भी करके जाएगी और फिर पढ़ा देगी, क्या है। और अब थोड़ा उसके बाद फिर ये हुआ, अब प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस होता है। मतलब हर चीज में जैसे जैसे आप स्टेप आगे लेते जाते हो ना तो डिफरेंस क्रिएट होता जाता है। तो इसलिए मैं गर्ल्स को तो हमेशा यही बोलूंगी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो और अपना सक्सेसफुल रहो और हमेशा अपना कुछ ना कुछ अपना करती रहो। ये है ठीक है, अगर आप स्टडी में, अब जैसे मेरी बड़ी बहन है मैम, अब उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और उनकी 3 बेटियां हैं। तो उनको ना तो उनकी, मैंने उनको कोचिंग के लिए बहुत टाइम पहले बोला था, जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था तभी मैंने उनको बताया था, लेकिन उन्होंने, उनकी फैमिली ने, किसी ने भी अलाउ नहीं किया। एक्चुअली 3 बच्चों को छोड़ के आना पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। नहीं मैम, ऐप के लिए। अच्छा, एप्लीकेशन। हाँ, जब ऐप थी ना तो मैंने उनको, जैसे मैं ऐप में पढ़ती थी तो मैंने उसको बोला था कि तू भी कर सकती है, अगर मैं घर पे कर सकती हूँ तो तू भी कर सकती है। मैंने कहा ठीक है। और बच्चे तो अभी हुए, जैसे 3rd बेबी तो अभी हुआ है, बाकी पहले 2 थे, वो छोटे थे, वो स्कूल में चले जाते थे। तो अब उन्होंने मतलब अब 1 साल हो जाएगा उसने अब ली ऐप, मतलब लड़ाई वड़ाई करके कि नहीं मुझे पढ़ना है। कितनी एज हो गई उनकी? अब ये लगा लो मैम 36 या 37। हाँ, देखो जितनी बड़ी एज होगी उतनी दिक्कत ज्यादा होगी। हाँ, अब वो टीचिंग के लिए पढ़ रही है, एचटेट वगैरह के लिए। तो मैंने कहा ठीक है अब तू कर, अच्छा है अगर तेरा हो जाए तो। पर एज फैक्टर मैटर करता है। ये तो है। यही काम अगर वो जैसे 25 में कर लेती है तो थोड़ा दिमाग पे बर्डन। अब 36 साल की एक लेडी के पास 3 बच्चे भी हैं, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये तो है ना। जैसे हो सकता है हो जाए, क्या पता, ईश्वर ने चाहा, वो मेहनत करेंगे तो उनको फल मिलेगा। पर थोड़े से बाउंडेशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका बच्चा रो रहा है, स्कूल का होमवर्क चेक करना है, उसके एग्जाम्स हैं, कभी पीटीएम है, बच्चे के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है ना। तो तुम जब 2020 में आई उस टाइम पे जैसे क्या स्ट्रगल तुमने फेस किया? मैम स्ट्रगल स्टार्टिंग में थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी हमारे यहाँ पे। जैसे शादी करके आई, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम इश्यूज थे यहाँ पे। तो एक्चुअली वो सभी लड़कियों को रहते हैं स्टार्टिंग में। नहीं, एक्चुअली पापा भी तभी बीमार हुए थे। उसी टाइम में, उसी कंडीशन में। तो फिर ये मतलब कवर हो गया था। फिर थोड़ा सा जैसे सपोर्ट किया। अब मुझे यहाँ पे, मैं स्कूल में जाती थी तब मुझे एक पैम्पलेट दिखा था सर का, अच्छा, कहीं पे। तो मैंने देखा वो, तो वैसे ही मतलब मेरे को किसी से पता नहीं चला था कि कोई फ्रेंड बताए या कोई और, क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं थी। और यहाँ पे हमारे सेक्टर में प्रॉपर किसी से बोलते ही नहीं है, बहू हुए तो बाहर ही नहीं निकलती। मेन ये था। तो मैं स्कूल में आई थी तब मैंने पैम्पलेट देखा था। और इस पैम्पलेट को देख के मेरे माइंड में ये आया था कि यार जब मैं कर ही रही हूँ
तो मैं प्राइवेट क्यों करूँ, सरकारी ना करूँ, मुझे पढ़ाना ही तो है। अगर अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो तब मुझे खुद पढ़ना है। तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, और यहाँ पे मैंने इवनिंग में एडमिशन लिया था स्टार्टिंग में। अच्छा, मैं स्कूल में पढ़ा के और फिर 2:30-3 बजे यहाँ पे आती थी शाम तो को तुम्हारा तो क्लास से। पूरा दिन पढ़ने और पढ़ाने में निकल हाँ जी, जाता होगा। फिर मैं शाम को यहाँ पे आती थी। फिर यहाँ पे परिमल सर की और सुनील सर की क्लासेस होती थी। तो फिर जैसे मैंने पढ़ा, बीच में पढ़ा था, तो वो मतलब टाइम शेड्यूल बन ही नहीं रहा था अच्छे से, कि पढ़ाई पढ़ाई हो ही नहीं रही थी। ना तो मेरी पढ़ाई ही हो रही थी, ना मेरा घर का काम ही हो रहा था, ना मेरा स्कूल का काम ही हो रहा था। मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। तब मैंने ये बोला था कि मैं छोड़ूंगी ये, कि स्कूलिंग छोड़ूंगी, अब मैं दूंगी अपनी अपने स्टडी ऊपर। पे ध्यान, अपने ऊपर ये भी ध्यान। बहुत बड़ा डिसीजन होता है। कई लोगों ने कहा होगा क्यों छोड़ रही है, 10-12 हजार मिलते कि हैं। हाँ खाली बैठी है, अपना तेरा खर्चा तो निकल रहा है। और तो क्या, मतलब ये भी घर एक वाले लालच होता है। घर वाले ही बोल देते हैं कि घर खर्चा तो निकल रहा है, पास के पास में स्कूल है, सेक्टर के सेक्टर में स्कूल है। लेकिन पता है क्या, जब ऐसे हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हमारी पूरी एनर्जी वहां लग जाती है। हाँ जी मैम। और फिर यही था कि मैंने छोड़ के यहाँ पे मॉर्निंग में एडमिशन लिया, यहाँ पे 2.5-3 साल आराम से किया। खूब पढ़ी हाँ फिर उस जी। टाइम पे। फिर मैंने अभी जैसे अब मेरा कार्ड खत्म हो गया था, फिर मैंने घर पे सेल्फ स्टडी की थी। उसके तब तक फिर बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी ना, 2.5 फिर साल ये में। था कि भाई अपना मेरा सारा सिलेबस कवर हो चुका था, अब मुझे सिर्फ रिवीजन की जरूरत थी। और फिर ये था, मैंने जैसे पेपर्स दिए थे तो मेरे पुलिस के भी क्लियर हो गए थे। हाँ, मतलब एक ट्रैक पे चल, हाँ जी। मतलब मंजिल मिलनी फिर ये लगभग था, तय थी। उनमें मेरा मतलब फिजिकल वगैरह क्लियर नहीं हुआ था, उनमें मैं फिजिकल में रह गई थी। उसके बाद फिर ये दिए थे डी के, इनमें सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद फिर सी का दिया, सी का सिलेक्शन हो गया था। बस फिर तो एक यही बार था। लाइन लग जाती है ना, एक बार पास हो जाए बस हाँ जी, पेपर। फिर तो घर ये- वालों का क्या रिएक्शन था जिस दिन पहला रिजल्ट आया? मैम पहला रिएक्शन तो ये था, ये डी की, ये पुलिस वाला था ना, तो पुलिस वाले में इन्होंने ये था कि मतलब मेरे मार्क्स थे ना, तो मैंने जैसे मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि भाई तू अब तैयारी कर ले, अब तेरा हो जाएगा। हाँ, तो मैम मेरी सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन तैयारी करवाई थी फिजिकल वाली। फिजिकल वाली। अच्छा, मतलब तब तो मेरे लिए दूध भी बांध था कि इसका फिजिकल हो जाए। मतलब जो मेरे पापा जी थे, बोले कि इसका दूध बांध दो, दूध भी लगी है भैंस का और भाग लगी अच्छे से। मतलब हफ्ता तो 10 तुमने दिन, हफ्ता 10 दिन खूब घी दूध तो खाया पिया। मतलब हफ्ता 10 दिन में फिर मैम वो हो नहीं पाता नहीं, ना वो तो इतने एक्चुअली, साल से। हाँ, ये एक्चुअली पता क्या होता है, लगातार से जब हम मेहनत करते हैं तब बात बनती है तो फिर फिजिकल। मतलब जैसे मैंने घर पे भी बोला था मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं किया कि क्या पता इतने नंबर में हो या ना हो पेपर क्लियर। मतलब श्योरिटी नहीं थी कि हाँ पेपर क्लियर हो तो ये जाएगा। बेटी और छोटी रही होगी। हाँ ये तो बहुत छोटी थी मैम। हाँ। ये तो हम पेपर देने जाते थे तब तो ये मतलब ऐसे खेलती रहती थी। मतलब इसका ये नहीं था कि भाई ये प्रॉपर रो रही है, ना ये और बच्चों की तरह थी कि मैं फोन में पढ़ रही हूँ तो ये आके बोलेगी नहीं मम्मी मुझे गेम खेलना है। इसका मुझे मेन ये था कि अगर मैं पढ़ रही हूँ ना, तो ये मेरे को ये बोल के जाएगी कि मम्मी मैं, आप पढ़ लो, ये बुक पूरी कर लेना, मैं नीचे खेलने जा रही हूँ। अच्छा। और जब आऊंगी ना मैं सुनूंगी ये बुक। अरे भाई, ये तो बड़ी ये- समझदार थी। ये आओ हमेशा- जरा, आप भी आओ। क्या नाम है आपका? तृप्ति। तृप्ति, बहुत सुंदर नाम है तृप्ति। मम्मा जब पढ़ती थी, आप छोटी थी, आपको याद है वो बातें? मम्मा फिर आपको कभी कभी भगा देती थी कि भागो यहाँ से, मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, आप खुद ही चली जाती थी। आप तो समझदार बेटी थी, मम्मा को कभी डिस्टर्ब नहीं किया आपने। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तृप्ति, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो 4th और कौन से स्कूल में हो? विकास शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा, और क्या एम है आपका? बड़ी हो क्या, आप क्या बनोगी? ये मुझे पता नहीं है। अभी नहीं पता है। आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? मम्मी। मम्मी अच्छी लगती हैं। और जैसे डॉक्टर बनना चाहती हो, टीचर बनना चाहती हो, या बिल्डिंग्स बनाने वाले आर्किटेक्ट बनना चाहती हो, या साइंटिस्ट, कुछ ऐसे मन नहीं करता आपका कभी भी सोचने का? नहीं, मेरा मन करता है सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। फिर तो आप जो चाहोगी बन जाओगी। जब आप बड़ी हो जाओगी ना, अभी बस पढ़ती पढ़ती रहो, खेलो कूदो, मजे करो, है ना। और फिर जब बड़ी हो जाओगी तब जो मन करे वो बन जाना। वेरी गुड तृप्ति। तृप्ति बहुत अच्छी बेटी है। हाँ, क्या बता रही थी तुम? कि मैम जैसे उन्होंने मतलब जब मेरा फिजिकल हुआ तो उन्होंने बहुत तैयारी की थी 10-12 दिन के लिए। हाँ, तुम्हें अच्छी फिर खाने ये- पीने को मिला। फिर ये था मतलब जैसे 3rd डे था मेरा। जैसे 3 दिन होता है ना फिजिकल का, तो 1st 2nd डे नहीं था, मेरा लास्ट डे था। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, मतलब ऐसे बोलते हैं कि पहले भगाना नहीं चाहिए, अब जैसे लास्ट आ ही जाए तो फिर भगाना नहीं चाहिए। उन्होंने जैसे जिस दिन जाना था मुझे, उससे पहले भी भगा दिया। तो उस दिन अच्छा, मतलब जिस दिन तुम्हें जाना होता फिजिकल देने जाना था, उससे 1 दिन पहले रेस्ट लेना होता है। अच्छा। कि भाई बॉडी रिलैक्स हाँ, हो relax जाए हो और जाए, वहां पे जाके अच्छे से एनर्जी को perform प्रॉपर कर यूज पाओ। करें। हाँ। तो इनको ऐसा कुछ पता नहीं था, तो हम तो जैसे हमारा था फिजिकल, उससे 1st डे भी हम दौड़ ही लगा रहे थे। तो बॉडी बिल्कुल मतलब थक थक गई चुकी थी, थी। हाँ, इस वजह से कुछ ऐसा भी था। और कुछ ये था कि मेरी तैयारी नहीं थी, इतने दिन से मैंने छोड़ा हुआ था। पहले तो मैंने किया हुआ था स्पोर्ट्स वगैरह, पर अब जैसे शादी के बाद मैंने छोड़ा हुआ था काफी साल। और फिर बच्चे होने के बाद फर्क पड़ जाता है ना, एज फैक्टर भी है, हाँ, बहुत फिर बातें यही होती था। उसके बाद जैसे ग्रुप डी में हुआ
तो फिर इन्होंने देखा, अब जैसे पापा बोले ग्रुप डी में ही हुआ है, बुरा सा लगता है, सुनने में बुरा लगता है फिर लोगों को भी ना। मतलब ये बोले कि हाँ भले ही सैलरी, अब जैसे ये है कि जैसे दिल्ली में आप टीचर्स वगैरह की देखोगे, अब जैसे पीआरटी छोटे बच्चों के होते हैं टीचर्स वगैरह, उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों की भी उनकी उनसे हमारी बेटर होती है सैलरी। हाँ अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट तो हाँ, मतलब 25 से पर 25 फिर मिलती भी उनको ये बोलते हैं कि नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर तो हैं, तुम तो पीएन हो चपड़ासी। मेरे पापा भी बोलते थे कि एक दिन मेरे पापा को ये पता चला सिर्फ कि भाई मेरी जॉब लगी हुई है, लेकिन मेरे पापा को ये नहीं पता था कि मेरी पीएन की जॉब लगी है। अच्छा। पापा बोलते, मैं घर गई हुई थी तो पापा बोलते तेरी कितनी सैलरी है, तो मैंने कहा पापा बस 30 के अराउंड ही है, मतलब जैसे 28-29 है हमारी, तो मैंने 30 के अराउंड बोल दिया। तो पापा कहते इतनी कम किसकी होती है, क्योंकि मेरे पापा की पेंशन ही 40 है। तो पापा कहते इतनी कम किसकी है, मैंने कहा पापा पीएन ही तो हूँ मैं। उनको बुरा लगा होगा। तो कह रहे अच्छा नहीं मैम, उनका रिएक्शन था अच्छा चपड़ासी। तो उन्होंने बोला अच्छा तू चपड़ासी है। तो मेरे को वो बात उस दिन चुभ इतनी गई होगी फील ना। हुई, इतनी फील हुई कि मतलब औरों को तो छोड़ो, मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला कि मैं औरों को तो फिर भी सहन कर ले, कि फैमिली वालों ने मतलब इस तरह से बोला, मतलब इनको तो ये होना चाहिए था कि हाँ मेरी बेटी लगी है गवर्नमेंट जॉब। तो पापा बोले चल कोई नहीं। एक्चुअली पता है क्या, तुम बहुत अच्छे घर से थी ना, इसलिए वो उनको वो चपड़ासी जो शब्द था ना, अगर तुम पहली पीढ़ी होती जो नौकरी लगती तो बहुत अच्छी बात थी, चपड़ासी लगे चाहे कुछ लगे, पैर तो जम गए। पर क्योंकि तुम्हारे फादर अच्छी 40,000 की पेंशन ले रहे हैं, तुम्हारे फादर इन लॉ भी अच्छी सर्विस से रिटायर्ड हैं, तुम्हारे हस्बैंड भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही सही लेकिन है तो पीजीटी ना, वो सारे टीचर तो ही हैं। उस हिसाब से फिर उन्हें चपड़ासी अच्छा नहीं लग रहा था तो सुनने में। फिर ये किसी को बताते भी नहीं थे। अभी जैसे फिर सी में हुआ, अब सी में मैम मुझे थोड़ी उम्मीद कम थी, क्योंकि ना 70 के अराउंड थे, ये कह रहे थे, मैं सोच रही थी कि जैसे ग्रुप डी में मेरे 85 थे, तो मुझे ये लग रहा था कि मे बी ग्रुप डी के अकॉर्डिंग लिस्ट जाएगी, और मैं कहा बच्चे काफी पढ़ने वाले हैं। कितने थे तुम्हारे ग्रुप डी में? मैम 85 थे मेरे। बहुत मेहनत की होगी तुमने, 85 तो में बहुत ये बड़ी था बात है। मैम, मेरे ना 2-3 वो गोले भरने गलत हो गए थे। तो मैं पूरी रात मतलब टेंशन में रही थी। तो तुम तो टॉपर्स में रही होगी फिर, है ना? हाँ, फिर इसमें तो कुछ नहीं था मैम, इसमें तो पक्का श्योरिटी थी मुझे कि भाई हाँ होगा। तुम्हारे सीईटी में कितने, 80? नहीं सीईटी में तो मैम 68 थे मेरे। अच्छा, इस वाले में डी में तुम्हारे थे? हाँ नहीं, डी में जो सीईटी हुआ था, सॉरी मैं डी बोल गई। हाँ, ग्रुप सी में। हाँ जी, उसमें मेरे इसमें ग्रुप डी में 85 थे, और इसमें जब सीईटी का 56-57 का देख के आए, इसमें 70 अराउंड बने थे, 72 या 73 कुछ ऐसे। तो इसमें ऐसे बने थे, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा था कि शायद मे बी ग्रुप डी वाली लिस्ट जाएगी, नंबर्स वाली। तो फिर सारे बच्चे कह रहे थे तू तो वैसे ही परेशान हो रही है, जैसे वहाँ पे जाते थे जॉब पे, तो वहाँ पे भी सबने दिया हुआ था, तो सब बोलते थे तूने कितने मार्क्स का किया, मैंने कहा इतने मार्क्स का, पर मेरा होगा नहीं। तो सारे कहते तेरा आराम से होगा, तू तो वैसे ही टेंशन कर रही है। और जैसे गन्नौर हमारी ड्यूटी थी, वहाँ पे गिरदावर भी थे, ओके वगैरह भी थे, ऑफिस कानून गो सर, पटवारीज वगैरह भी थे, वो जैसे मार्क्स पूछते वो भी कहते हैं कि तेरा तो हुआ बैठा है, तो वैसे ही टेंशन दे रही है। मैंने कहा सर नहीं होगा, अगर डी की लिस्ट जाएगी ना तो नहीं होगा। और जिस दिन लिस्ट आई ना, उस दिन जैसे मेरे हस्बैंड देख रहे थे, तो वो रिजल्ट देख रहे थे, मैं उनको बोले जा रही कि मत देखो मेरा नहीं होगा, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहा फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, आप मत देखो। तो कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा, तेरे को थोड़ी दिखा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने स्पेशली क्या किया मैम, नीचे गए और जहाँ पे जैसे पापा और बैठे थे ना, वहां पे देखा उन्होंने मेरा रिजल्ट, मतलब मेरे सामने भी नहीं देखा। अच्छा। तब उन्होंने देखा कि हाँ इसका तो हो चुका है पटवारी में, फिर पापा को बताया कि हाँ हो गया पटवारी में। फिर क्या रिएक्शन? फिर आगे मुझे बताया तो ना वो बताते अच्छा पटवारी बन गया कोई, तो मैं कहती, मैंने कहा बन जाने तो कोई भी बने, मैं तो नहीं बनी ना। तो फिर मैं कहते पागल तू ही बन गई है। अच्छा, हस्बैंड बड़े खुश होंगे ना? तो फिर मतलब उस टाइम वो वाला मोमेंट, कोई तो कहता है कि भाई मेरा बेस्ट डे होता है, बेस्ट डे, वो तो मेरा मतलब लाइफ का बिगेस्ट डे था, सबसे ज्यादा इतना कि हाँ मतलब मेरे को बिल्कुल होप नहीं थी कि ऐसा होगा। कुछ और ऐसा हो गया। तो पापा को फोन किया कि चपड़ासी से? फिर पापा को बताया, पापा को जरूर बताया मैम, पापा को तो मैं स्पेशली लेके आई थी इस चीज के लिए। अच्छा। कि मैंने कहा आप चलो, कि आपको दिखाऊंगी कि चपड़ासी नहीं है आपकी बेटी। तो एक्चुअली पता है सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है, जो मुझे लगता है ना सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी भी बेटी के लिए, अब बेटों का तो मुझे नहीं पता क्योंकि देखिए मैं तो उस जेंडर में हूं तो उसका ज्यादा अच्छा बता पाऊंगी। सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी बेटी के लिए कि अगर पापा ने उसके ऊपर पैसा लगाया है, उसकी पढ़ाई पे पैसा, अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च किया है, तो बेटी का बड़ा मन करता है
कि जिस दिन मुझे सक्सेस मिले उस दिन मेरे फादर देखें कि मैंने क्या अचीव किया। जो दुनिया के ताने उन्होंने सुने कि भाई बेटी है क्या करेगी, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, पराया धन है, तो अपने फादर को वो जो दिखा के अच्छा लगता है ना कि भाई मैं अपने फादर को एक दिन दिखाऊं ये कि मेरे फादर ने गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उनको प्राउड फील हो। तो देखो ये जो फीलिंग सीमा नाम है ना बेटा, सीमा की है, यही चीज मैं भी फील करती थी। इसीलिए मैंने भी ना इस बार अपने फादर को अपने बर्थडे पे बुलाया, कि देखा था वीडियो, हाँ, कि वो फील तो करें कि उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर जो इतनी मेहनत की कष्ट कमाई लगाई थी, अपनी लाइफ का सारा पैसा जितना कमाया अपनी बेटियों पर लगा दिया, उन्हें प्राउड फील हो। तो ये फीलिंग कोई भी लड़की इस चीज को, मैं फिर कह रही हूँ मैं जेंडर के बारे में नहीं जानती, मुझे नहीं पता एक लड़का क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, वो क्या फील करता होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते, मेरे फादर ने जो कुछ दुनिया जहान से ऊपर उठकर हम लोगों पे पैसा इन्वेस्ट किया, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मोमेंट मेरे लिए अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा मोमेंट था जब मेरे फादर ने देखा कि उनकी बेटी ने कुछ किया है, समाज के लिए कहीं कोई योगदान दिया है, और उससे पढ़ के कहीं किसी किसान का बेटा, किसी मजदूर की बेटी, किसी बहुत गरीबी से निकले हुए तबके से कोई लड़की इंडिपेंडेंट बन गई। तो वो जो मोमेंट होता है ना वो अच्छा लगता है, और वही सीमा का था कि अपने फादर को यहाँ लाए और वो दिखाए कि उनकी बेटी चपड़ासी नहीं है, उनकी बेटी पटवारी लग गई है। तो तुम्हारे फादर का क्या रिएक्शन था क्लास में? अब तो मैम बहुत खुश है, वो सबको बताते हैं। अच्छा। अगर किसी से भी, जैसे पहले पूछते थे, पहले कोई पूछता था कि हाँ बेटी लग गई, सिर्फ ये बोलते थे हाँ लग गई बेटी, सरकारी लग गई, लेकिन अब विद पोस्ट बताते हैं कि हाँ भाई मेरी बेटी लग गई, पटवारी लग गई है। और मतलब फैमिली में भी सारे खुश हैं। और मम्मी क्या करती है? मम्मी तो हाउस वाइफ है मैम। हाँ, लेकिन खुशी उनको भी बहुत एक टाइम पे तो मम्मी ने, जैसे 2.5-3 साल हो गए थे ना, एक टाइम तो मुझे मम्मी की भी बात याद है, मम्मी ने ये तक बोल दिया था कि हमने इतने पैसे लगाए हैं कि इसके ऊपर। हाँ, बीटेक करा रखी है? हाँ जी, मैंने बीटेक कहाँ से की? मैम डी कृष्ट यूनिवर्सिटी। तो तुम्हें तो बहुत पैसा लगाया। तो मैंने बीटेक किया, मैंने एमटेक भी फॉर्म फिल किए हुए थे, मैंने एमटेक की भी की हुई है वहाँ से। तो मेरे ख्याल 8-10 लाख तो तुम्हारी फीस ही लग गई होगी। हाँ जी। फिर यही था, मम्मी ने क्या रिएक्शन था जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी, कि ना इससे अच्छा तो 12th करवा देते ही, शादी कर देते, और ये पैसे तुझे दे देते। हाँ। 12th करवा के सारे पैसे तेरे पास आते, अपना ऐश से रहती। मतलब वो वाली लाइन मुझे आज तक याद है। फिर मैंने ये किया था कि मम्मी अगर मैं इतना ना पढ़ती ना, तो अगर ना तो मेरी जॉब होती और ना मेरे पास रिस्पेक्ट होता, क्योंकि विदाउट जॉब कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पता है क्या है, मान लो वो तुम्हें 12वीं करती 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दे देते, वो तो लूट लेते ससुराल वाले, कोई भी। जैसे मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे वाले, लेकिन अमूमन पैसा नहीं टिकता, काबिलियत टिकती है, आपके अंदर जो काबिलियत है। अब मम्मी खुश हैं? अब मम्मी बहुत खुश है। मम्मी तो मेरे से भी पहले मिठाइयाँ बांट रही हैं घर में। अच्छा। सबको बता, मतलब सब खुश हैं, हस्बैंड भी खुश हैं, मदर भी, फादर भी, इन लॉज भी। अब तो ये होता है मैम, जैसे हम वहाँ पे गए हुए थे, गन्नौर गए हुए थे मैं रिजाइन देने के लिए, तो वहाँ पे जैसे गन्नौर के मुझे पड़ोस के भी मिल जाते हैं, तो वो भी मतलब पहले तो कुछ ऐसा होता था, वो सामने से आके बोलते हैं। अच्छा। भाई मैं रिजाइन दे रही थी ना वहाँ पे, तो मतलब स्पेशली आके बातें करते हैं, और भाई बहन तू लग गई है, पटवारी लग गई है ये। मतलब जो कुछ ऐसा नहीं होता ना, जो बातें नहीं करते, सिर्फ ठीक है, मतलब अगर काम है तो ठीक है बोलो, लेकिन अब सामने से आके बोलेंगे कि हाँ क्या पता कुछ काम हो जाए। लोगों का रवैया जो है बदल जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा लगता है ना जब हम देखते हैं अपने सामने लोगों को बदलते हुए, कि देखो कल तक क्या थे और आज क्या हो गए, और इसका कारण होती है मेहनत। तुम्हारी मदर इन लॉ जो हैं वो कोऑपरेटिव रही होगी जब तुम पढ़ती होगी, बच्ची जो है किन के, उन्हीं के पास छोड़ के आती थी? मैम छोड़ के, मतलब प्रॉब्लम तो सबके पास होती है। देखो फैमिली की प्रॉब्लम तो हर एक घर में। अब जैसे जॉइंट फैमिली थी, मेरी फैमिली में भी यही था कि सारे जॉब पे थे, तो उनको भी ये चाहिए था मैम एक घर पे काम करे। मोस्टली यही था कि एक घर पे काम करे, तो टारगेट कौन? हाँ, जो नहीं करता। हाँ, टारगेट कौन? टारगेट वो हमेशा वही होता है जो नहीं करता घर पे, जो अभी बेरोजगार हो। पर ये था, मतलब जैसे मैं स्कूल्स में जाती थी इंटरव्यूज देने के लिए, खुद से मैं ये बोलती थी कि भाई मैं भी कमाऊंगी। तो पहले तो मुझे ये बोला जाता था कि भाई नहीं, क्या कमाएगी, धक्के खाएगी, आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं सबकी सुनती थी, मैं बोलती थी कि नहीं मैं जाऊंगी, चाहे कोई मेरी सिफारिश करे या ना करे, मैं खुद इंटरव्यूज दूंगी। मैंने यहाँ पे कंपनीज में भी खुद इंटरव्यूज दिए थे। अच्छा। और जैसे मैंने केमिकल से किया हुआ था ना, तो मैं केमिकल की कंपनीज में भी, मेरे हस्बैंड मेरे को खुद लेके गए हुए थे, वहां पे भी इंटरव्यूज दिए हुए थे, और मैं वहां पे भी HR में सिलेक्टेड हो गई थी। मेरे हस्बैंड के सामने उन्होंने ये बोला हुआ था कि हाँ भाई ये सिलेक्टेड है, आप इसको भेज दो। तो फिर भी ये था कि नहीं भाई नहीं भेजना, जैसे बेबी छोटा था। और प्राइवेट सेक्टर में ना लोग थोड़ा सेफ नहीं मानते हैं। फिर ये बोलते थे पापा नहीं, सुबह जाएगी फिर रात को आएगी, फिर फायदा क्या है भाई, सारा दिन घर से बाहर, फिर बेबी ऐसे ही रहेगा। तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है, सबसे बेस्ट सरकारी जॉब की तैयारी। और फिर लास्ट जो मैंने बोला था कि सर की पैम्पलेट देखी थी मैंने, बस मेरा तो वही मोटिवेशन था कि सबसे बढ़िया कि सर की पैम्पलेट दिख गई मेरे को, और वहां से ही मेरे को ये मिला था। एक सर ने हमेशा ये बातें बोलते थे
कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, मेरे पास जो मेन पॉइंट था मैम ये था कि सर हमेशा ये बोलते थे कि अगर आप खुद सक्सेसफुल नहीं हो तो आप अपने बच्चे को कैसे बोल सकते हो कि पढ़ ले बेटा, आगे सक्सेसफुल होना है। वो भी तो यही बोलेगा कि आप कितने सक्सेसफुल हुए हो। तो मैं हमेशा, मेरे माइंड में ये बात चलती थी, अगर मैं अपनी बेटी को बोलूंगी कि बेटा पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, तो ये हमेशा ये बोलेगी कि मम्मी आपने भी तो पेपर दिए, आपके कितने क्लियर हो। और ये कहती बीटेक करके आपने क्या किया, हाँ, झाड़ू पोछा ही तो कर रहे हो। तो फिर यही होता, हमेशा माइंड में ये चलता कि ये भी तो मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकती है। तो मैंने कहा इसकी क्वेश्चनिंग के लिए हमेशा मेरे को प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ बेटा मैंने ऐसा किया। अब इसके माइंड में हमेशा ये होता, कुछ भी कोई भी कुछ बोलता है तो ये बोलते हैं मेरी मम्मी पटवारी है, वो ऐसा कर देगी। ये अब मेरे बोलने से पहले मैम ये जवाब दे देती है उनको। वैसे भी ना बेटियां जो होती हैं माओ की बड़ी होती है तो दोस्त बन जाती हैं, और इसने तो तुम्हारा स्ट्रगल देखा हाँ है। जी, इसने तो मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब ये और की बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं क्लासेस में सुनती थी ना, जैसे आती थी मैरिड गर्ल्स वगैरह आती थी, वो बोलती थी कि नहीं मेरा तो फोन छीन लेते हैं, सारा दिन फोन देखते रहते हैं, ये करते हैं। मैं तो मैम ये सुबह जाती थी स्कूल में, मैं सारा काम वाम छोड़ के अपना फोन लेके सिर्फ अपने कमरे में, जब तक शाम तक 2:30-3 बजे तक क्लासेस खत्म नहीं हो, मैं तो निकलती ही नहीं थी। बस जब ये आएगी मैंने कहा तभी निकलूंगी उस कमरे से बाहर, तब तक मेरा सारा काम ये हो भी एक जाता था। तपस्या थी, तुमने जो 2.5-3 साल मेहनत की है वो एक तपस्या ही थी, पर चलो उसका फल तुम्हें मिला। और एज कितनी हो गई है, कोई बार बार पूछ रहा था एज मैम कितनी? 30+ हो गई है मेरी। 30+ हो गई है। जब तुम पहले तुमने ग्रेजुएट ये बीटेक किया है ना? हाँ जी। 12th कहाँ से की? 12th मैम गन्नौर से ही की थी, जब तक गन्नौर सीनियर से। सेकेंडरी। फिर यहाँ 4 साल बीटेक में दिया, हाँ उसके बाद फिर 1-2 साल प्राइवेट जॉब की, हाँ जी। फिर तुम पढ़ने आई। हाँ जी, फिर तुम मैं अपनी जैसे इस चीज को कैसे बताओगे आने वाली पीढ़ी ये गलती ना करे जो तुमने हाँ, की? मैं ये कह रही थी कि सुनील सर जैसे बोलते हैं, हमारे इंडिया में क्या होता है बेसिकली कि 30 के बाद बच्चे सोचते हैं, 30 तक तो माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं। और मेरी गलती ये थी कि मुझे जैसे घर पे थी, वहां पे भी जैसे पैसे मांगती, अगर मुझे 50 चाहिए तो 100 मिल जाते। हाँ, और मुझे यहाँ पे आके फील हुआ, शादी के बाद फील हुई मुझे, जब ये नहीं पढ़ी मिला। लिखी लड़कियों को हमेशा ना शादी के बाद फील होता है कि नहीं भाई पैसा ये चाहिए। चीज था कि यहाँ पे जब मुझे ये नहीं मिला नहीं ये चीजें, क्योंकि पापा से लेती, पापा ने हमेशा मतलब जितने चाहिए थे उससे आगे ही रखा था। लड़कियों के बाप अमूमन ऐसा ही करते उन्होंने हैं। कभी पीछे मतलब किया ही नहीं कि हाँ मुझे कम दे, लेकिन यहाँ पे आगे मुझे वो चीजें नहीं मिली। तो तब मुझे फील हुआ कि नहीं मुझे तो ये चीजें चाहिए, क्योंकि मैंने तो मतलब ये चीजें देखी हुई है और अब मुझे मतलब हर चीज के लिए पूछना पड़ रहा है। तो ये चीजें मेरे माइंड में थोड़ा थी कि भाई नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा है ना भाई, मुझे जो चीज चाहिए तो मैं एट ए टाइम ले सकूं, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं, बल्कि मैं औरों को भी दिलवा सकूं ये चीजें। तो बस मैंने यही था कि माइंड में कि हाँ अब कुछ करना है, अच्छे से पढ़ना है, और बस खुद भी लेनी है सारी चीजें और अपनी फैमिली वालों को भी देनी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मैसेज दिया सीमा तुमने। और तो देखिए हम मिले सीमा से, हमने देखा, देखिए स्ट्रगल सबके अलग अलग है। कई बार हम मुलाकात करते हैं ऐसे लोगों से जिनके पीछे बैक पे कुछ भी नहीं होता। पेरेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत गरीब घर से होते हैं, फिर जैसे किसी लड़की की शादी भी की तो गरीब घर में चली गई, हस्बैंड भी कोऑपरेटिव नहीं है, उनका स्ट्रगल अलग तरीके का होता है। सीमा का स्ट्रगल अलग था। सीमा ने हमेशा पैसा हाथ में देखा, फादर अच्छी जॉब में थे, जब 100 मांगे तो पिताजी ने 200 दिए। तो इसका स्ट्रगल क्या था कि इसने जब ससुराल में देखा कि भाई ऐसे मनचाही चीजें नहीं मिलती, और वो ठीक है हमारे नॉर्मल घरों में मिलती भी नहीं है, तब फिर इसको फील हुआ कि नहीं मुझे लाइफ वैसी बनानी है कि जो मैं चाहूँ वो मैं ले सकूं। और पढ़ी लिखी लड़की थी, इंटेलिजेंट थी, बीटेक करने का मतलब इसका बेस ठीक ठाक था। पर ये जैसे इसने कई साल निकाल दिए बीटेक करके, उसके बाद फिर 1-2 साल बाद तब इसने प्लानिंग की कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। वो जो टाइम गैप रह गया इसी के चलते इसकी उम्र जो है थोड़ी सी ज्यादा हो गई, 30 के आसपास हो गई। अदरवाइज अगर मान लीजिए हम 12वीं करते ही देखेंगे यार मेरे घर का माहौल कैसा है तो तुरंत से डिसीजन ले लें, वो अच्छा रहता है। लेकिन वो इसको भी नहीं पता था, इसने बीटेक की ये सोच के कि भाई ठीक है आगे बढ़िया जिंदगी होगी। फिर प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत आती है, इन लॉज नहीं करने देते हैं, उन्हें लगता है लड़की सुबह बहू निकल के जाएगी रात में आएगी, क्या ही फायदा। तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, हर समाज की जरूरतें अलग हैं, हर जो कम्युनिटी है उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सीमा के संघर्ष से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपको अच्छा घर बार मिला है तो लड़कियां ब्लेस्ड हैं अगर उन्हें अच्छे फादर मिले हैं, अच्छा भाई मिला है। लेकिन फिर ये भी ध्यान रखना कि इन लॉज के घर में ये ऐशो आराम नहीं होते, तो वहां अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से ना इंसान हमेशा निखरता है। नालायक आदमी ना अपने व्यवहार से पहचाना जाएगा। जो 2 नंबरी करके कहीं ना कहीं नौकरियों में घुस भी जाते हैं ना, उनको बहुत जल्दी लोग पहचान लेते हैं। जो मेहनत करके पढ़ के पहुंचते हैं ना वो अलग ही दमकते हैं। तो सीमा की मेहनत है, 2.5-3 साल छोटा टाइम नहीं होता। लगातार सेंटर पे आके पढ़ती रही, पहले एप्लीकेशन से पढ़ती रही पैंडेमिक में। इसकी बेटी आप देख रहे हैं स्मार्ट है, क्योंकि माँ
पढ़ी लिखी काबिल है तो वही गुण बेटी में भर दिए। और बच्चे तो कहीं ना कहीं माँ बाप का प्रतिबिंब होते हैं, बच्चे जैसे भी हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान तो पेरेंट्स का ही होता है ना, खासकर जब वो छोटे हैं। तो इस बच्ची में तृप्ति में हम देख पा रहे हैं कि सीमा का जो कॉन्फिडेंस है वो छलकता है, और बता रही है कि किसी से लड़ाई झगड़ा तो कहती है मेरी मम्मी ना पटवारी है, ये कर देंगी। तो उसको सबसे पहले ये हो गया कि मेरी मम्मी पता नहीं किस पोजीशन पर बैठ गई हैं। चलिए, तो ये अपना संघर्ष हमने देखा, सीमा का एक अलग तरीके का था। इसको आत्मसम्मान की लड़ाई थी, इसकी लड़ाई खुद से थी। इसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं कि इसके घर में छत टपकती थी या इसके घर में पैसे नहीं थे या इसको कोई बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही थी या भरपेट खाना नहीं, इसके पास सब कुछ था, लेकिन इसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए इस नौकरी की चाहत थी। और हस्बैंड भी पढ़े लिखे हैं, जॉब में हैं, परिवार अपना भी अच्छा था, इन लॉज भी वेल ऑफ हैं, और ईश्वर की कृपा रही, इस बच्ची की मेहनत रही, आज ये पटवारी लग गई। एक जॉब इसने छोड़ दी और दूसरी में ये अब 16 तारीख को ज्वाइनिंग के लिए जा रही है। तो इन सबकी जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। 2025 नौकरियों का साल आ गया, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब कुछ लोग तो रोते रहेंगे, अगले 6-8 महीने भी रोते रहेंगे, फिर 2026 में भी रोते रहेंगे। अब 25 आने वाला है, नौकरियों का साल है। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जहां जो फॉर्म निकले सारे भरो। तैयारी सबकी एक जैसी होती है, बढ़िया तैयारी करो, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, बशर्ते पढ़ते रहना। 1 साल 6 महीने ये तैयारी काम नहीं आएंगे अकेली, 2.5-3 साल लगेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो रिपीटर होते हैं, जो पहले पेपर दे चुके हैं। जैसे यही देख लो, सीमा थी, ग्रुप डी में लग गई थी क्योंकि भाई 29,000 कुछ तो मिल ही रहा था, लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं थे तो ग्रुप सी की तैयारी की। अब देखें तो इसने 2 पेपर पास कर लिए, वो छोड़ दी ना। ऐसे बहुत लोग करते हैं, पहले छोटी नौकरी पकड़ लेते हैं, कंपटीशन में वो खड़े होते हैं और उनके सामने टिकना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उन लोगों ने पहले से पेपर पास कर रखे होते हैं। पर ठीक है, कभी ना कभी आप भी पुरानों में आएंगे। एकदम से नया बच्चा तो हर कोई नया ही आता है, फ्रेश आता है, पेपर दे देकर फिर उसकी समझ बढ़ती है, उसकी मेच्योरिटी का लेवल बढ़ता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कॉन्सेप्ट की, फिर उसके पेपर पास होने लगते हैं। तो 2025 नौकरियों का साल है, आपके हाथ में है कि आप क्या करेंगे। या तो इसको ऐसे ही गवा देंगे जैसे 24 गया। बहुत लोगों के घर में 2024 नौकरी लेकर आया, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों में बच्चे फॉर्मेलिटी की जो पढ़ाई कर रहे थे वो रह गए ऐसे ही। 2024 उनका खाली गया, उन्होंने कुछ भी अचीवमेंट हासिल नहीं की। तो 25 कैसा होगा ये डिपेंड करेगा अब आप किस तरीके से पढ़ते हैं। नौकरियां बहुत हैं, आप लेने वाले बनिए। थैंक यू।